Hello students, today we will study class 8th science chapter 7 conservation of plants and animals. Let's be introduce about the chapter. In this chapter we will study about the natural resources and some types of animals, extinct and endangered species, deforestation and conservation of forest and wildlife. And first we will start this chapter. Introduction. The materials or condition occurring in nature and capable of economic exploitation are called natural resources. These natural resources are used by human beings for their survival. ये इस चैप्टर में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं और जिनका ह्यूमन बीइंग अपने सर्वाइव करने के लिए यूज करता है, इन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ बीन इंक्रीजिंग एट द हाई रेट, और ह्यूमन पॉपुलेशन है जो हाई रेट से इंक्रीज होती चली जा रही है. द नेचुरल रिसोर्सेज आल्सो बीइंग यूज ग्रेटर क्वांटिटीज, और नेचुरल रिसोर्सेज भी इसलिए ग्रेटर क्वांटिटीज में भी यूज होते चले जा रहे हैं. टुडे साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड सच tools and technologies that people now have a higher standard of living. अब आजकल साइंटिस्ट ने बहुत कुछ ऐसे टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर दिया है कि जिससे हमारा अब लिविंग स्टैंडर्ड भी हाई हो गया है. दिस रिजल्ट इन अ ग्रेट डिमांड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. इससे नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड भी बढ़ गई है. यूटिलाइजेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज सच एज fast rate is definitely causing their depletion because nature has only limited amount of them in the reserve. लेकिन इतना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है लोग क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, इस वजह से नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड भी बढ़ती चली जा रही है और ये नेचुरल रिसोर्सेज का अब डेप्लीशन यानी कम होते चले जा रहे हैं अब, क्योंकि हमारे पास जो रिज़र्व है नेचुरल रिसोर्सेज के वो लिमिटेड मात्रा में है. और यदि इस प्रकार से डिमांड बढ़ती रही तो एक दिन क्या होगा, ये नेचुरल रिसोर्सेज डेप्लीशन हो जाएगा, इनका ख़त्म होने लगेंगे, कम होने लगेंगे. Hence at present we should be triply use the natural resources so that there will be enough resources available for future generation. अतः हमें इन नेचुरल रिसोर्सेज का बौद्धिकता यानी लॉजिकली यूज़ करना चाहिए ताकि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव कर सके. टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म एंड डिस्ट्रक्शन आर नोन एज द कंजर्वेशन. मैनी मेजर्स आर बीइंग टेकन. इसलिए एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करना, डिस्ट्रक्शन होने से बचाना, यही कंजर्वेशन है. इसके बहुत सारे मेजर्स और भी हैं कि किस प्रकार से अपने नेचर को कंजर्व किया जाए. सब्सटेंस फाउंड इन द नेचर ऑन द अर्थ कैन बी यूज्ड बाय ह्यूमन काइंड आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. ऐसे सब्सटेंस जो नेचर में पाए जाते हैं, पृथ्वी पर पाए जाते हैं, उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं और उनका ह्यूमन काइंड मानव जाति के द्वारा उपयोग किया जाता है. एयर, वाटर, लैंड और सॉइल, ये सभी फ्लोरा, फ्यूना, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स और फ्यूना मीन्स एनिमल्स, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं. It must be clearly understood that conservation does not mean that we have to stop the use of the resources completely. इस चैप्टर में, ये इंट्रोडक्शन में, ये का मतलब ये नहीं है कि हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ ही नहीं करना चाहिए, कंजर्वेशन करते रहें. हमें यूज़ तो करना है लेकिन बौद्धिकता यानी बुद्धि का प्रयोग करके ही हमें यूज़ करना है इसका. It only means that we have to use the resources wisely and judiciously. इसका मतलब है कि हमें अपना वाइजली, बुद्धिमानी से और न्यायपूर्ण तरीके से ही हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करना है. कंजर्वेशन इज़ द वाइज एंड जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज. इसलिए कंजर्वेशन ही वाइज एंड जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज है. द ओवर यूज ऑफ वेस्टेज of resources would lead to imbalance among the various component of nature. यदि हम over use of wastage of resources would lead, resources का over use करें तो इससे क्या होगा कि नेचर में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो इम्बैलेंस हो जाएंगे. इसलिए हमें कंजर्वेशन करते हुए भी जुडिशियसली यूज करना है. Aims of conservation.
to maintain the essential ecological process and the life support systems such as air, water, and flora and fauna. These life support systems are interconnected, interdependent, and interrelated. कंजर्वेशन का एम है कि हमें जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि एयर, वाटर, प्लांट्स, फ्लोरा, फ्यूना, इन सभी का ये सभी मेंटेन करते हैं essential ecological process and the life support systems such as air, water, land, flora and fauna. इकोलॉजिकल प्रोसेस को मेंटेन करना है एंड द लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसे कि एयर, वाटर और लैंड, फ्लोरा और फ्यूना एनिमल्स, इन सभी का भी हमें मेंटेन करना है. These life support system are interconnected, interdependent and interrelated. ये सभी लाइफ सपोर्ट सिस्टम एक दूसरे से पर इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है और इंटररिलेटेड भी है. Hence the deterioration of one will affect the rest of other element of life support system. यदि इनमें से लाइफ सपोर्ट सिस्टम में से कोई भी यदि एक डिस्टर्ब होता है या कम होता है तो पूरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम ही इम्बैलेंस हो जाता है. To ensure the proper and planned utilization of natural resources so that there is continuously available for utilization. इसलिए हमें ये निश्चित करना है कि हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग प्लान्ड तरीके से करना है ताकि ये हमें सतत रूप से लगातार मिलता रहे नेचुरल रिसोर्सेज. टू प्रिवेंट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोथ जेनेटिक एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. और तीसरा एम है कंजर्वेशन का कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को भी प्रिजर्व करना है. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में बोथ दोनों ही आते हैं, जेनेटिक और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. नेक्स्ट टॉपिक इज डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉज. फॉरेस्ट इज an important natural resources. Forest एक important natural resources है. However, the forests are under great threat. The trees are being cut to meet various human needs. The clearing of forest and using the cleared land for the purpose it's called deforestation. आजकल जंगल भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई क्योंकि जंगल का काटना मनुष्य के द्वारा कंटिन्यूसली होता चला जा रहा है. मनुष्य अपने यूज़ के लिए जंगल को क्लियर करते चले जा रहे हैं और जंगल को क्लियर करना ही डिफॉरेस्टेशन कहलाता है. व्हाई डू वी बियर क्लियर फॉरेस्ट? हम फॉरेस्ट को क्लियर क्यों करते हैं, क्यों ख़त्म करते हैं? वेरियस पर्पस फॉर बीइंग ट्रीज आर कट एज फॉलोज. तो जंगल के ख़त्म करने के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे उद्देश्य हैं. नंबर 1, बिल्डिंग हाउसेज फॉर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. एक तो जनसंख्या बढ़ रही है और हाउसेज और बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है. नंबर 2, डेवलपिंग इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज़ का डेवलपिंग हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है. क्रिएटिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन. खेती के लिए भूमि का क्रिएट करना. यूजिंग वुड एज फ्यूल और ईंधन का यूज़ कर, ईंधन के लिए लकड़ी का यूज़ करना, इसलिए जंगल काटे जा रहे हैं. यूजिंग वुड फॉर मेकिंग फर्नीचर. फर्नीचर के लिए लकड़ी का यूज़ करना. सम नेचुरल रिसोर्सेज फॉर डिफॉरेस्टेशन आर consequences of deforestation. डिफॉरेस्टेशन के परिणाम. लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन हैज रिजल्टेड इन मैनी प्रॉब्लम्स फॉर मैनकाइंड. भारी मात्रा में डिफॉरेस्टेशन होना एक का परिणाम है कई सारी समस्या मानव जाति के लिए होना. नंबर 1, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल्स ऑन द अर्थ रिजल्टिंग टू ग्लोबल वार्मिंग. इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, एक तो डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और पॉपुलेशन लेवल, पॉल्यूशन का भी लेवल इसलिए बढ़ता चला जा रहा है, रिजल्टिंग टू ग्लोबल वार्मिंग. और कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी पृथ्वी गर्म हो रही है. Second, cutting down of trees on large scale has resulted in depletion of water vapor that has affected cloud formation on thus resulting in less rainfall. और ट्रीज लार्ज स्केल में ट्री कटने की वजह से डेप्लीशन ऑफ वाटर वेपर का भी, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, पानी को
इवेपरेट करते हैं, ट्रांसप्रेशन होता है पेड़ पौधों के द्वारा, तो वाटर वेपर भी कम होता चला जा रहा है। इसीलिए ये अफेक्ट कर रहा है क्लाउड फॉर्मेशन को, क्लाउड का निर्माण नहीं हो रहा है और इस वजह से बारिश भी कम हो रही है। डिफॉरेस्टेशन थर्ड, डिफॉरेस्टेशन डिक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल एंड डिक्रीज द इनफिल्ट्रेशन रेट ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड। डिफॉरेस्टेशन की वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी खत्म हो रही, क्योंकि सॉइल decreases the infiltration rate of water into the ground। सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो रही है और इनफिल्ट्रेशन रेट ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड ये भी खत्म हो रहा है, कम होता चला जा रहा है। डिक्रीजेस इन द ऑक्सीजन लेवल, और ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो रहा है। 5, एनिमल्स बिकम होमलेस, और जानवर भी होमलेस होते चले जा रहे हैं क्योंकि उनका रहने का स्थान जंगल होता है और जंगल ही खत्म होते चले जा रहे हैं। द डिक्रीज इन रेनफॉल इज लीडिंग टू डिजर्टिफिकेशन एंड द प्लांट्स डाई, और रेनफॉल कम होने की वजह से रेगिस्तान डेवलप होता चला जा रहा है और पेड़ पौधे मर रहे हैं। फ्यू ट्रीज रिजल्टेड इन मोर सॉइल एरोजन, और फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट, और पेड़ पौधे यदि कम रह जाते हैं तो सॉइल एरोजन भी बढ़ जाता है। द टॉप फर्टाइल सॉइल इज कैरीड अवे, द टॉप फर्टाइल सॉइल इज कैरीड अवे, और जो ऊपरी मिट्टी होती है सॉइल की फर्टाइल होती है वो भी सॉइल एरोजन होने की वजह से वो भी कैरीड अवे हो जाती है। एक्सप्लाइजिंग लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स विच इज लेस फर्टाइल, एक्सपोजिंग द लोअर, नीचे वाली जो हार्ड और रॉकी लेयर होती है वो कम फर्टाइल होती है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फर्टाइल लैंड्स गेट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, और अब यदि इस तरह से होता रहा तो फर्टाइल लैंड जो है पूरी डेजर्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन, इसे हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। A number of useful products obtained from trees are also lost when the trees are cut, और यदि जंगल के पेड़ पौधे कट जाते हैं तो हमें जंगल से बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं तो वो भी नहीं मिल पाएंगे। बायोडाइवर्सिटी एंड बायोस्फीयर, द टर्म बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी refers to the variety of organism, plants, animal and microorganism existing on the earth। जो बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये टर्म्स हैं, ये रेफर करते हैं कि अर्थ पर पाए जाने वाले प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोस्फीयर refers to the part of the earth where the living organism exist on the region on earth which support life, और बायोस्फीयर का अर्थ होता है कि पृथ्वी पर वह स्थान जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म निवास करते हैं और वो रीजन जो उनके लाइफ को सपोर्ट करता है। द मोस्ट सीरियस थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी लॉस कम्स फ्रॉम हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, और सबसे भयंकर, सबसे जो गंभीर समस्या है बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का कारण है हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन होना, यानी जीव जंतुओं या पेड़ पौधों के लिए निवास स्थान खत्म होता चला जा रहा है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, cities, industries, cropland, mines and many other activities। और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन यानी वास स्थान का खत्म होने की वजह से का कारण है एक तो डिफॉरेस्टेशन होना, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, डैम का निर्माण होना, सिटीज इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होना, क्रॉपलैंड खेती योग्य भूमि बनाना, माइंस और मैनी अदर एक्टिविटीज ही हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का कारण है। एक्सटिंक्शंस रिफर्स टू द डिसअपीयरेंस ऑफ स्पीसीज, ए स्पीसीज, और विलुप्त होना का अर्थ है, एक्सटिंक्शंस मीन्स विलुप्त होना का अर्थ है डिसअपीयरेंस ऑफ स्पीसीज, कोई भी जीव जंतुओं का खत्म हो जाना यानी डिसअपीयर हो जाना, गायब हो जाना। ए स्पीसीज वंस लॉस्ट कैन नॉट बी रिट्राइव्ड, यदि कोई भी एक स्पीसीज, कोई भी जानवरों या प्लांट्स की कोई भी एक जाति खत्म हो जाती है तो ये दोबारा से रिट्राइव नहीं की जा सकती, दोबारा से जीवित नहीं किया जा सकता इसे। इन सिंपल वर्ड्स, अ स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स विच हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीसीज। इसलिए सिंपल वर्ड्स में
ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स की जातियाँ जो लॉस्ट हो चुकी हैं उन्हें हम एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहते हैं। Extinctions refers to फॉर एग्जाम्पल द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ डोडो, जैसे कि डोडो है अ यूनिक बर्ड ऑफ मॉरिशस। मॉरिशस में पाई जाने वाली एक विचित्र पक्षी है डोडो, जो कि कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुका है। वाज किल्ड बाय नेटिव्स फॉर फूड इन 17th सेंचुरी, ये 17वीं शताब्दी में किल्ड कर दिया गया था। एंड बर्ड बिकेम एक्सटिंक्ट इन आवर ओन कंट्री, और हमारे देश में भी ये पक्षी पूरी तरह से विलुप्त हो गया है। वी हैव सिमिलरली लॉस्ट फॉर एवर अबाउट 35 स्पीसीज ऑफ वाइल्ड मैमल्स। इसके अलावा हमने 35 वाइल्ड मैमल्स की स्पीसीज को लॉस्ट कर दिया है, 95 ऑफ वाइल्ड बर्ड्स एंड सेवरल ऑफ अदर वाइल्ड एनिमल्स की स्पीसीज को हमने लॉस्ट कर दिया, ये सभी विलुप्त हो गई हैं। फॉर इंस्टेंस द 2 हॉर्न्ड राइनोसोरस ऑफ सुंदरबंस, इंडियन चीता, साइबेरियन टाइगर, गोल्डन लंगूर, Himalayan quail, pink-headed duck, golden eagle, etc. already have disappeared from fauna in the recent past. ये the extinct plants in our country are ब्रह्मकमल एंड सर्पगंधा। इस प्रकार से कुछ और भी स्पीसीज हैं जो कि विलुप्त हो चुकी हैं, जैसे कि 2 हॉर्न्ड राइनोसोरस, सुंदरबन का चीता, साइबेरियन टाइगर, गोल्डन लंगूर, हिमालयन क्वेल, पिंक हेडेड डक एंड गोल्डन ईगल। और ये हमारे सभी फ्यून एनिमल्स की जो स्पीसीज हैं उनमें से डिसअपियर्ड हो चुके हैं। द एक्सटिंक्ट प्लांट इन आवर कंट्री, और हमारे देश का एक्सटिंक्ट प्लांट है जो विलुप्त पौधा है वो है ब्रह्मकमल एंड सर्पगंधा, ये भी विलुप्त हो चुका है। थ्रेटन्ड स्पीसीज आर दोज स्पीसीज विच हैव ग्रेटली रिड्यूस्ड इन नंबर, और थ्रेटन्ड स्पीसीज वो स्पीसीज हैं जो काफ़ी मात्रा में रिड्यूस हो चुके हैं। देयर नेचुरल habitat have been disturbed due to which they are near to extinctions and likely to become extinct in corrective measures are not taken। ये नेचुरल हैबिटेट से में कम होते चले जा रहे हैं और एक्सटिंक्ट होने के कगार पर आ चुके हैं। यदि हमने इसको सुधार करने के लिए करेक्टिव मेजर्स ना अपनाए तो ये एक दिन विलुप्त हो सकते हैं, इसलिए इन्हें हम थ्रेटेंड स्पीसीज कहते हैं। ए थ्रेटेंड स्पीसीज इज वन that is liable to become extinct if it is not allowed to realize its full biotic potential by removing the cause of threat, which may be the habitat deterioration, depletion of food, over exploitation और presence of the exotic species। एक threatened species वह species होती है जो कि extinct होने वाली है यदि इट इज़ नॉट अलाउड टू रियलाइज इट्स फुल बायोटिक पोटेंशियल। यदि हम इसको पूरी तरह से बायोटिक पोटेंशियल यदि प्रदान नहीं करें तो इसका रिमूविंग होने का कारण बन सकते हैं एक तो हैबिटेट डेटेरिएशन, उनका वासस्थान खत्म होना, एक उनके लिए भोजन खत्म होना, एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन और प्रेजेंस ऑफ और अत्यधिक दोहन होना इन चीज़ों का। इसकी वजह से ये स्पीसीज खत्म हो सकती हैं, इसीलिए हम इन्हें थ्रेटन्ड स्पीसीज कहते हैं। देयर इज ए इंटीग्रल बॉडी विच मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज। इट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेज IUCN हैज द हेडक्वार्टर्स ऑफ मॉर्ग स्विट्जरलैंड। यह एक इंटरनेशनल बॉडी है विच मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज, जो कि थ्रेटन्ड स्पीसीज के रिकॉर्ड को मेंटेन करती है, जिसे हम IUCN कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर्स मॉर्ग स्विट्जरलैंड में है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन किस प्रकार से करें, संरक्षण भी करना बहुत जरूरी होता है। फर्स्ट इज कटिंग ट्रीज शुड बी अवॉइडेड, एक तो पेड़ों का काटना बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, जिसे हम एफोरेस्टेशन भी कहते हैं, ये अपनाना चाहिए, ये होना चाहिए। हंटिंग ऑफ एनिमल शुड बी बैंड स्ट्रिक्टली, और एनिमल्स के हंटिंग पर बैन होना चाहिए। इलीगल ट्रेड इन एनिमल स्किन एंड एलिफेंट टस्क शुड बी चेक्ड, और जो अवैध रूप से व्यापार होते हैं एनिमल की स्किन, एलिफेंट के टस्क को लेकर, तो उसको भी इमीडिएटली शीघ्र ही इनको चेक करना चाहिए, ये भी रोकना चाहिए। डिपेंडेंस ऑन वुड एंड फ्यूल शुड बी रिड्यूस्ड, अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी एनकरेज, और जो ईंधन पर
लकड़ियों पर आधारित होते हैं, जंगल की लकड़ियाँ काटते हैं ईंधन के लिए, तो ऐसे साधनों पर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं होना है, बल्कि हमें एनर्जी के लिए अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करना है और इसी को एनकरेज करना है। टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फ्यूना, प्रोटेक्टेड एरिया लाइक बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज हैव बीन आर मार्क्ड। टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फ्यूना, प्लांट और एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का निर्माण होना चाहिए। इफेक्टिव सिस्टम टू प्रिवेंट एंड फाइट फॉरेस्ट फायर शुड बी इस्टेब्लिश्ड। इफेक्टिव सिस्टम, जैसे कि कभी कभी जंगल में आग लग जाती है तो उससे फॉरेस्ट फायर से बचने के लिए इफेक्टिव सिस्टम का भी इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। रेगुलर सर्वे टू मॉनिटर द पॉपुलेशन ऑफ ऑल स्पीसीज इन फॉरेस्ट शुड बी कंडक्टेड, और जंगल में पाए जाने वाले सभी स्पीसीज का और उनकी पॉपुलेशन का रेगुलर सर्वे होना चाहिए। गवर्नमेंट शुड मेक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड लॉज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। गवर्नमेंट को फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स एंड लॉज बनाना चाहिए। वी ऑल हैव टू प्ले ए रोल इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, इसलिए हम सभी को जंगल के कंजर्वेशन के लिए महती भूमिका निभानी चाहिए। एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर द मासेस शुड बी कंडक्टेड ऑन ए लार्ज स्केल। एनवायरमेंट को जागरूक करने के लिए जो प्रोग्राम होते हैं वो भी लार्ज स्केल में चलाने चाहिए। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGOs शुड बी प्रोवाइडेड एनकरेजमेंट टू अंडरटेक कंजर्वेशन वर्क, और जितनी भी NGOs हैं, प्राइवेट संस्थाएं, तो उन्हें भी कंजर्वेशन वर्क के लिए एनकरेज करना चाहिए। हाउ कैन बी ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम से हम कैसे ओवरकम हो सकते हैं, कैसे विजय पा सकते हैं, इसके लिए देखते हैं। बिसाइड द कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन डिस्कस अबव, देयर इज अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। द ट्रीज आर रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड फॉर देयरफॉर फॉरेस्ट आर कट। जैसे कि कई कारण हैं जंगल के कटने के, जैसे कि हम जब पेपर का यूज़ करते हैं तो उसके लिए ट्रीज़ की ज़रूरत होती है और इसके लिए जंगलों को काटा जाता है। डू यू नो दैट फॉर मेकिंग 1 टन ऑफ पेपर 17 फुल ग्रोन ट्रीज आर रिक्वायर्ड। क्या आप जानते हैं कि यदि हमें 1 टन पेपर का निर्माण करना है तो 17 बिल्कुल हरे भरे पेड़ को काट दिया जाता है। सो डू वी स्टॉप यूजिंग पेपर? नो, वी शुड therefore ensure that we should not waste paper। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें पेपर का यूज़ नहीं करना है, बल्कि हमें पेपर का तो यूज करना है, लेकिन उसे पेपर को वेस्ट नहीं करना है। एंड राइट टू बोथ ऑन साइड ऑफ द पेपर, और पेपर के हमें दोनों तरफ लिखना है। दिस विल रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पेपर, इससे पेपर का कंजम्पशन भी खत्म हो जाएगा। और पेपर इज रिसाइकल्ड, पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 of 7 times फॉर यूज। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर इज ए गुड अल्टरनेटिव, और पेपर को रिसाइकिल भी किया जा सकता है, एक पेपर को कम से कम 5 से 7 बार तक रिसाइकिल कर सकते हैं, तो ये भी एक गुड अल्टरनेटिव है। दिस इज नॉट ओनली सेव ट्रीज बट आल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर। इससे ट्रीज का ही सेविंग नहीं हो रही है, बल्कि सेविंग हो रही है एनर्जी की भी और वाटर की भी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए एनर्जी भी और वाटर की भी ज़रूरत होती है। अनदर एडवांटेज इज दैट द यूज़ ऑफ हार्मफुल केमिकल इन पेपर मेकिंग इज ऑल्सो रिड्यूस। और दूसरा एडवांटेज ये भी है कि जो हार्मफुल केमिकल का यूज़ हो रहा है पेपर मेकिंग में वो भी ख़त्म होता चला जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन कैन बी ओवरकम बाई रिफॉरेस्टेशन। तो रिफॉरेस्ट यानी हम दोबारा से यदि जंगल या पेड़ पौधों को लगाएंगे तो डिफॉरेस्टेशन से हम ओवरकम हो सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफॉरेस्टेशन इज टू रीजनरेट द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। और हमारा उद्देश्य रिफॉरेस्टेशन का है कि जो जितने भी पेड़ खत्म हो चुके हैं उनके स्थान पर हम नए ट्रीज को प्लांट करें। इन इंडिया वी हैव द फॉलोइंग एक्ट्स एम्ड एट नंबर 1 preservation and conservation of forest, number 2 to meet the basic need of the people living in the around the forest areas। हम we have the following acts aimed, नंबर 1 है
प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, एक जंगल का प्रिजर्वेशन करना और कंजर्वेशन करना। और दूसरा एक्ट है हमारा टू मीट द बेसिक नीड ऑफ द पीपल, पीपल की जो मूलभूत आवश्यकता है जीवित रहने के लिए इज अराउंड द फॉरेस्ट एरिया। नंबर ए फॉरेस्ट एक्ट्स, कंजर्वेशन के लिए जो फॉरेस्ट एक्ट है वो है 1927 में लागू किया गया था। और नंबर टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये है 1972 में ये लागू किया गया था। प्रोटेक्टेड एरियाज, टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ इन आवर कंट्री द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड द वाइल्ड लाइफ एक्ट्स इन 1972। वाइल्ड लाइफ, हमारे यहाँ की जो अब देश की वाइल्ड लाइफ है उसको संरक्षित रखना है, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया था जो कि 1972 में किया गया था। अंडर द एक्ट प्रोटेक्टेड एरिया लाइक नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप एंड मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट। उस एक्ट के अंतर्गत नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स को गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किया गया था। प्रोटेक्टेड एरिया इंक्लूडेड नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। नेक्स्ट, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क आर द प्रोटेक्टिव एरिया रिजर्व एक्सक्लूसिवली फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ। नेशनल पार्क्स वो प्रोटेक्टिव एरिया हैं जो वाइल्ड लाइफ के बेटरमेंट के लिए बनाए जाते हैं। देयर आर रिजर्व, these are established at the approval of legislature. In such areas any kind of activity like forestry, grazing and cultivation are not permitted and private ownership is not allowed. इन नेशनल पार्क्स में कानून वैध रहता है, इसमें वैधता ये रहती है कि ऐसे एरिया में कभी भी इन जंगलों में एक तो ग्रेजिंग नहीं कर सकते एनिमल, ना ही इनमें कल्टीवेशन किया सकता, ना तो खेती कर सकते हैं और ना ही इनमें किसी की कोई प्राइवेट ओनरशिप रह सकती है। एनी हैबिटेट मैनिपुलेशन एक्टिविटी इज नॉट अलाउड इन द नेशनल पार्क, और इनमें कोई भी हैबिटेट मैनिपुलेशन एक्टिविटी भी नहीं अलाउ होती है नेशनल पार्क में। नेशनल पार्क number of national park in our country is 110 spread over an area of 34 square kilometer to nearly 1% of the country's geographical area। हमारे देश में नेशनल पार्क की संख्या है 110, ये कि 3400 किलोमीटर स्क्वायर मीटर एरिया में फैले हुए हैं। फॉलोइंग आर द सम इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क हैं। कान्हा नेशनल पार्क एमपी में है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये भी एमपी में, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, नागर होल नेशनल पार्क कर्नाटका, रणथंबोर नेशनल पार्क इज इन राजस्थान, गिर नेशनल पार्क इज इन गुजरात एंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज इन उत्तरांचल। नेक्स्ट, सेंचुरीज। इन द सेंचुरीज प्रोटेक्शन इज गिवन ओनली टू एनिमल्स फ्यूना, इस सेंचुरी में केवल प्रोटेक्शन दिया जाता है जानवरों के लिए। एक्टिविटीज सच एज हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर एंड कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आर अलाउड सो लॉन्ग एज दीज एक्टिविटीज डू नॉट इंटरफियर विद द वेल बीइंग ऑफ एनिमल्स। किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। कुछ एक्टिविटी जैसे कि हार्वेस्टिंग है, टिम्बर की हार्वेस्टिंग यानी इमारती लकड़ी का लेना, कलेक्शन करना, फॉरेस्ट के कुछ प्रोडक्ट हैं उनका भी कलेक्शन करना, ऐसा तो अलाउड होता है एज सो लॉन्ग एज दीज एक्टिविटीज डू नॉट इंटरफियर विद द वेल बीइंग ऑफ एनिमल। ये एनिमल्स के वेल बीइंग के लिए ये इंटरफियर नहीं करती कुछ एक्टिविटीज, लेकिन किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स का जो होता है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया जाता है सेंचुरीज में। द नंबर ऑफ सेंचुरीज इन आवर कंट्रीज हैं ये 543 सेंचुरीज हैं। These are about 1,07,310 square kilometer area which is 3.2% of our country's geographical area। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का निर्माण है, ये इतने 1,07,310 किलोमीटर एरिया में है जो कि हमारे देश की जियोग्राफिकल भूमि है उसका 3.2% है। सम इम्पोर्टेंट सेंचुरीज आर गिवन, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सेंचुरीज जिनके नेम हैं वो इस प्रकार से हैं। जल्दापोना लोकेशन है इसकी
मादरी हाट, वेस्ट बंगाल, और इसका जो एरिया है 1555 स्क्वायर किलोमीटर। और इसमें जो इम्पोर्टेंट एनिमल्स पाए जाते हैं राइनोसोरस, एलिफेंट, टाइगर, गौर, डियर एंड सांबर। घना वर्ड, ये भरतपुर राजस्थान में है। यहाँ पर ये इसका एरिया है जो 29 स्क्वायर किलोमीटर है। और यहाँ पर एक्वेटिक माइग्रेटरी बर्ड्स पाई जाती हैं। मानस, ये एट द फुटिल ऑफ हिमालयाज, असम नियर भूटान में है। और इसमें जो एनिमल्स हैं जिनको प्रोटेक्शन मिलता है, यहाँ पर लार्ज वाइल्ड बफेलो विद लॉन्ग हॉर्न, टाइगर एंड पैंथर एंड गौर। तरोवा, एट तारोवा इन नागपुर, ये टाइगर के लिए है। और चिल्का, ये उड़ीसा में है। ये इसका एरिया है 900 स्क्वायर किलोमीटर। और ये प्रोटेक्शन करता है ओएसिस ऑफ बर्ड्स लाइक वाटरफॉल, डक्स, क्रेन्स, गोल्डन प्लोवर्स etc. Biosphere reserves. Biosphere reserves, as mentioned above, the area meant the conservation of biodiversity. Biosphere का मतलब होता है कि ऐसे एरिया जिसमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है। प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एरिया, इस एरिया में प्लांट ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, ये सभी प्रेजेंट रहते हैं। इन एडिशन दे आर आल्सो हेल्प इन मेंटेन द कल्चर ऑफ द एरिया, इसके अलावा ये मेंटेन करते हैं एरिया के कल्चर को। बायोस्फीयर रिजर्व्स में आल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज इन इट। बायोस्फीयर रिजर्व्स में आते हैं ऐसे कुछ प्रोटेक्टेड एरिया जैसे कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। फॉर एग्जांपल, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व्स कंसिस्ट वन नेशनल पार्क नेम सतपुड़ा। जैसे कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व्स में आता है एक नेशनल पार्क जिसका नाम है सतपुड़ा नेशनल पार्क। इसमें 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिसका नाम है बोरी और पचमढ़ी। एंडेमिक एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज। Endemic species of plant animals which are restricted to a particular area are called endemic species. Endemic species वो plant और animal की species हैं जिन्हें particular area में restricted हैं। These species are not found everywhere. ये species सभी जगह नहीं पाई जाती, ये केवल particular area में ही पाई जाती हैं। For example, in पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व्स, example of endemic, जैसे कि एग्जाम्पल है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व्स का। एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक प्लांट इंक्लूड साल एंड वाइल्ड मैंगो, इसमें प्लांट्स जो हैं वो पाए जाते हैं साल और वाइल्ड मैंगो। सिमिलरली एंडेमिक फ्यूना इन द रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय बिजन, इंडियन जायंट स्क्विरल एंड फ्लाइंग स्क्विरल। इसमें और पचमढ़ी में जो एनिमल्स की जातियां हैं वो हैं बिजन और इंडियन जायंट स्क्विरल और फ्लाइंग स्क्विरल, यानी उड़ने वाली गिलहरियां भी यहाँ पर पाई जाती हैं। एंडेंजर्ड स्पीसीज, दिस स्पीसीज आर रिप्रेजेंटेड बाय फ्यूअर इंडिविजुअल बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल फैक्टर्स। ये स्पीसीज भी रिप्रेजेंटेड हैं कुछ इंडिविजुअल के अनफेवरेबल फैक्टर के कारण, कुछ इंडिविजुअल के द्वारा। इफ द सेम फैक्टर कंटिन्यू, यदि ये फैक्टर कंटिन्यू बना रहता है, दिस स्पीसीज वुड बिकम एक्सटिंक्ट, तो ये स्पीसीज एक दिन एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। एग्जाम्पल, इंडियन राइनोसेरोस, एशियाटिक लॉयन, एशियाटिक वाइल्ड आस, क्रोकोडाइल, ब्लू व्हेल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज के। नेक्स्ट इज Project Tiger. Project Tiger launched in 1973-74 is one of the most successful conservation venture in the recent time. और Project Tiger जो लॉन्च किया गया था 1973-74 में, और ये एनिमल्स के कंजर्वेशन का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। The estimate of the tiger population in India at the turn of the century placed at the figure up to 40,000, क्योंकि जो आकलन किया गया था टाइगर की पॉपुलेशन के लिए और वो फिगर आया है 40,000। Subsequently, the first ever all India tiger census was conducted in 1972, which revealed the existence of only 1827। और जब 1972 में जब
आकलन किया गया था इसका, तब संख्या आई थी इसमें टाइगर्स की, वो आई थी 1827। Initially, 9 tiger reserves were established in different states during the period of 1973-74 में। और शुरुआत में 9 टाइगर रिजर्व्स को 73 और 74 में इस्टेब्लिश कर दिए गए थे, बाय पुलिंग द रिसोर्सेज अवेलेबल विच आर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से। द WWF हैज़ गिवन एन असिस्टेंस ऑफ $1 million इन द फॉर्म ऑफ इक्विपमेंट, एक्सपर्टाइज एंड लिटरेचर। और WWF ने अपना एक सहायता राशि के रूप में $1 million भी ये इक्विपमेंट, एक्सपर्टाइज और लिटरेचर के रूप में ये राशि प्रदान की थी। द वेरियस स्टेट्स आर आल्सो bearing the loss on account of giving up the forestry operation in the reserves. The main achievement, इस प्रकार से कई संस्थाओं ने इस संस्थाओं को जो रिजर्व्स के लिए काफ़ी सहायता राशि प्रदान की है। The main achievement of this project or excellent recovery of the habitat and consequent increase in the tiger population in the reserves area from the more 268 in 9 reserves in 1972 to 2965 in 50 reserves in 2018. The main achievement of this project are, इस प्रोजेक्ट की मुख्य उपलब्धियां हैं कि टाइगर पॉपुलेशन को संरक्षित रखने के लिए जो रिकवरी की गई थी, तो उसके लिए जो रिजल्ट आए थे वो इस प्रकार से रहे थे कि 1972 में जब 9 रिजर्व्स इस्टेब्लिश किए गए थे, तब उसमें जो संख्या थी 268 थी। और इसके बाद फिर जब 2080 में 50 रिजर्व्स इस्टेब्लिश किए गए थे और उसमें 2967 हो गई थी। वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम एंड आउटस्टैंडिंग पेट्रोल कैंप्स हैव बीन डेवलप्ड विद इन द टाइगर रिजर्व्स। वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, आउट स्टेशन, पेट्रोल कैंप्स, ये सभी टाइगर रिजर्व्स के लिए डेवलप किए गए थे, ड्यू टू विच पोचिंग हैज़ डिक्लाइंड कंसिडरेबली। और उसमें जो शिकार करना बिल्कुल पूरी तरह से डिक्लाइन कर दिया गया था। फायर प्रोटेक्शन इज effectively done by suitable preventive and control measures, voluntary blaze regulation, relocation and has been done in many reserves, especially from the core areas. फायर प्रोटेक्शन भी प्रदान किया गया था इफेक्टिवली तरीके से बाय सुइटेबल प्रिवेंटिव मेजर्स से, एंड कंट्रोल मेजर्स, वॉलंटरी ब्लेज रीलोकेशन हैज़ बीन डन इन द मैनी रिजर्व्स। ये भी किया गया था स्पेशली फ्रॉम द कोर एरिया, ऐसे कोर एरिया में जहाँ पर गांव के लोग निवास करते हैं, तो उनके द्वारा कहीं पोचिंग ना हो या किसी प्रकार के कोई भी ऐसे कार्य ना हो ताकि टाइगर रिजर्व्स के लिए सुइटेबल ना हो। तो इस प्रकार से कुछ तरीके अपनाए गए थे ताकि टाइगर्स को संरक्षित रखा जाए। अब है रेड डाटा बुक। The IUCN Switzerland is maintaining a red data book which contains a record of information of a threatened species of plant and animals which are danger of extinctions. IUCN जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, इन्होंने एक रेड डाटा बुक को मेंटेन किया था। उस रेड डाटा बुक में थ्रेटेंड स्पीसीज प्लांट्स और एनिमल्स की जो भी है या जो एक्सटिंक्शंस के खतरे पर है, विलुप्त होने के खतरे पर है, तो उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। दिस नंबर ऑफ एनिमल्स इन दिस बुक इज़ ओवर 3000 और इस बुक में 3000 से भी ज़्यादा एनिमल्स का वर्णन है, का उल्लेख है। वाइल द नंबर ऑफ प्लांट्स इज़ द वेरी हाई ओवर 20,000 और इससे ज़्यादा तो प्लांट्स का है जो कि 20,000 है। दिस बुक कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ, और इस बुक में 497 तो मेमल्स हैं, 1937 बर्ड्स, 343 फिशेस, 50 एम्फीबियंस एंड 170 रेप्टाइल्स हैं, एंड 1355 इनवर्टिब्रेट्स का उल्लेख है।
इंडिया हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ थ्रेटन स्पीसीज इन दिस बुक। इंडिया ने मैक्सिमम नंबर ऑफ थ्रेटन स्पीसीज का इस बुक में उल्लेख किया है। द नंबर ऑफ थ्रेटन प्लांट्स इन 474 while that of animals is over 100, और इसमें नंबर ऑफ जो थ्रेटन प्लांट हैं वो 474 हैं, जबकि एनिमल्स 100 से भी ज़्यादा है। पिक्चर प्लांट्स इंडियन पोडोफाइलम स्नो orchid. A green book has also been published which have a list of plants growing in protected area. पिक्चर प्लांट और इंडियन पोडोफाइलम स्नो ऑर्चिड भी इसमें इनका भी उल्लेख है। एक ग्रीन बुक हैज़ ऑल्सो बीन पब्लिश्ड, और एक ग्रीन बुक भी पब्लिश की गई थी विच गिव ए लिस्ट ऑफ प्लांट ग्रोइंग इन प्रोटेक्टेड एरिया, जिसमें ऐसे प्लांट्स का वर्णन है जो प्रोटेक्टेड एरिया में ग्रो करते हैं। माइग्रेशन in the movement which have been either seasonal or as the part of single life cycle. ये इट इज़ ए मूवमेंट। माइग्रेशन क्या है? ये एक मूवमेंट है जिसमें या तो मूवमेंट होता है, ये सीजनल होता है, या उसके लाइफ साइकिल का पार्ट होता है। मेनली सीन इन बर्ड्स एंड फिश ड्यू टू विच दे मूव टू डिस्टेंट ब्रीडिंग और फीडिंग ग्राउंड। इनमें जनरली ये माइग्रेशन होता है, ये बर्ड्स और फिश में होता है, क्योंकि ये मूव करते हैं या तो ब्रीडिंग के लिए करते हैं या फीडिंग के लिए करते हैं। बर्ड्स माइग्रेट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, और बर्ड्स माइग्रेट करती हैं, अपना मूवमेंट करती हैं निम्न कारणों की वजह से। नंबर 1, क्लाइमेटिक चेंज। व्हेन क्लाइमेट कंडीशन आर एडवर्स, कहीं जब दूसरे स्थान पर क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा एडवर्स हो जाती है तो बर्ड्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट कर जाती हैं। फॉर लेइंग एग्स एट ए सेफर प्लेस, और दूसरा सेफर प्लेस पर अंडे देने के लिए भी। टू फाइंड एरिया विच कैन बी टेक केयर ऑफ द फीडिंग एंड ब्रीडिंग, और ऐसा एरिया को पाने के लिए भी माइग्रेट करती हैं कि जहाँ पर उन्हें प्रॉपर फीडिंग मिले और ब्रीडिंग मिले, भोजन भी उपलब्ध हो और उनके अंडे या उनका जो रिप्रोडक्शन का काल है उसको पूरा करने के लिए उन्हें प्रॉपर स्थान मिले। दिस माइग्रेशन इज रेगुलरली मूवमेंट ऑफ एनिमल एंड अकर एट द सेम टाइम एंड प्लेस ईच ईयर। ये माइग्रेशन है जो रेगुलरली मूवमेंट इसके अंतर्गत रेगुलरली मूवमेंट आता है एनिमल्स का सेम टाइम एंड प्लेस में हर साल। एनिमल्स लीव एन एरिया एंड रिटर्न टू द सेम एरिया आफ्टर सम टाइम। इसमें एनिमल्स मूव कर जाते हैं एक एरिया में और उसी समय फिर दूसरे समय में फिर उस स्थान पर वापस भी लौट आते हैं। माइग्रेशन ऑफन स्टार्ट्स बिफोर विंटर। ये माइग्रेशन विंटर के बिफोर स्टार्ट हो जाता है। एनिमल्स माइग्रेट टू एरिया इन वार्म बिकॉज मोर फूड इज अवेलेबल इन दिस एरिया। तो एनिमल्स जो है माइग्रेट कर जाते हैं वार्म स्थानों पर, गर्म स्थानों पर, क्योंकि जहाँ पर फूड ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है। ड्यू टू दिस रीज़न साइबेरियन क्रेन माइग्रेट फ्रॉम साइबेरिया। यही कारण है कि साइबेरियन क्रेन है जो माइग्रेट करती है साइबेरिया से, कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ मोर देन 17,000 किलोमीटर पर ईयर। और ये 17,000 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती हुई ये भरतपुर में जो बर्ड सेंचुरी है राजस्थान के भरतपुर में, ये वहाँ पर आती हैं अपना ब्रीडिंग पीरियड को पूरा करने के लिए। सिमिलरली आर्कटिक टर्न माइग्रेट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इसी प्रकार से आर्कटिक टर्न जो कि माइग्रेट करती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, हर साल ये इस तरह से माइग्रेट करती है। एंड दिस चैप्टर इज completed. Thank you.